राहुल गांधी की बिहार रैली, तेजस्वी यादव की बिहार रैली किसी डिजास्टर से कम साबित नहीं हो रही है। जितनी भी ये रैलीज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ भसड़ मच रही है। हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक रैली में मोदी जी को लेकर तू तड़ाक की, सीज फायर को लेकर जो भी ट्रंप के सीज फायर क्लेम्स थे उसको पिछले कई महीनों से पूरे देश में फैलाते फिर रहे हैं कि ट्रंप ने इंटरवीन किया, ट्रंप ने ऑर्डर दिया, मोदी जी ने वो हुक्म माना, वो फरमान माना और भारत के जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे उसको रोक दिया। अब यहां पर समस्या ये है कि राहुल गांधी के अलावा और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं कह रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर को कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। He never mediated any truce, any dialogue between India and Pakistan. भारत ने पहले दिन से स्टांस क्लियर रखा था और यही स्टेटमेंट उनका रहा है कि दो देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई, डायलॉग, उसके बाद हमने इस ऑपरेशन को हॉल्ट पे कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान भी सामने आता गया। पाकिस्तान के अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर ने भी सामने रखा कि यूएस डिडंट मीडिएट फॉर एनी सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। वो हमारे डीजीएमओ थे, पाकिस्तान के डीजीएमओ थे जिन्होंने रीच आउट किया था इंडियन काउंटर पार्ट को कि हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब इसको आप बंद कर दीजिए, हमारी ये दरख्वास्त है। वो गिड़गिड़ाने लगे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, क्योंकि उनके इतने ज्यादा लॉसेस हो गए थे। 12 एयर बेसेस तबाह हो गए, उनका एवैक्स तबाह हो गया, फिर उसका उनका उनके फाइटर जेट्स गिरे थे, उनके डिफेंस सिस्टम HQ-9 वगैरह तबाह हो गए थे, उनकी पूरी डिफेंस जो था, जो उनकी शील्ड थी वो ध्वस्त हो गई थी, जिसके चलते उसके बाद वो आगे रिटेलिएट नहीं कर सकते थे, वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने सीज फायर की अर्ज की भारत से, और हमने उसका सम्मान किया क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे। हमने टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया था। ये पाकिस्तान ने भी मान लिया, ये भारत तो कहता आया ही हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रोल प्ले नहीं किया, भारत पाकिस्तान ट्रूस के मीडिएट नहीं किया और यूएस का कोई रोल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप का एक सनकी आदमी का एम्बिशन है नोबेल पीस प्राइज को लेकर, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बैकी बैकी बातें करता रहता है, नथिंग मोर देन दैट। बट क्या है कि अब नैरेटिव कैसे बनाएंगे हम, प्रोपेगेंडा कैसे बनाएंगे? तो राहुल जी पिछले 3-4 महीनों से उसी प्रोपेगेंडा के चलते आगे अपनी राजनीति को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो विकास के मुद्दे हैं, ना इनके पास समाज कल्याण के मुद्दे हैं, देश विकास के मुद्दे हैं, उस जो प्रांत है उसके उत्थान के मुद्दे हैं। इनके पास मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ सीज फायर को लेकर, तथाकथित सीज फायर जो कि ट्रंप ने कराई भी नहीं, पूरी दुनिया उसको मानती है, और जाति को लेकर, जाति को लेकर तो जाति को लेकर ही मैं आता हूं। इनकी जो अगली रैली थी, इन्होंने जाति के ऊपर की। तो भारत की टॉप 500 कंपनीज में उनके मालिक कितने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी आते हैं, कितने आते हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मालिक इन कम्युनिटीज से आते हैं। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई है, ये राहुल जी को सवाल खुद से पूछना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि और अपनी पार्टी मेंबर से, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे एक बार बैठ के सलाह मशवरा करना चाहिए कि इन कम्युनिटीज का उत्थान क्यों नहीं हो पाया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि भारत की आजादी से लेकर 1947 से लेकर आज तक, अगर आप देखेंगे 2014 तक, इनफैक्ट लगभग मोटा मोटा पूरी इन्हीं की सरकार रही है। बीच में आप जो महागठबंधन, छोटे मोटे जो दल बने थे कुछ समय, उनका आप मान लीजिए, अटल जी की कुछ वो एक टर्म की सरकार मान लीजिए, तो इसको आप हटा दीजिए, लगभग 60-65 साल मोटा मोटा इनकी सरकार रही है। 2-3 जनरेशन निकल जाती हैं। तो इसमें गलती किसकी है कि वो समाज आगे नहीं आ पाया।
किसकी गलती है? ऑब्वियसली कांग्रेस। लालू जी के साथ इनकी सरकार बनती थी और लालू जी के टेन्योर में बिहार सबसे पीछे रहा है। मतलब जब लालू जी का टेन्योर था, जब वो सत्ता में थे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब बिहार में जंगल राज था और वहां से सारे बिजनेसेस मूव आउट कर गए। मारुति के शोरूम से गाड़ियां निकली जा रही हैं, बारात में उसका इस्तेमाल हो रहा है, शादियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बदहाली जो है वो बिहार ने लालू जी के राज में देखी है, और सेंट्रल में तो कांग्रेस रही, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो कांग्रेस तो हमेशा रही है, पार में सत्ता में रही है, तो कांग्रेस कर क्या रही थी इन पिछड़ों के लिए? आज भी पासी समाज जो है बिहार का, पिछड़ा है वो, उनको काम तक नहीं मिलता, उनके साथ अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस की जाती है। तो राहुल गांधी इन क्षेत्रों में क्यों नहीं दिखे? और ना ही राहुल गांधी आ, इस समाज को आगे लाने के लिए किसी भी तरीके का कुछ योजनाएं रखते हैं, पॉलिसीज रखते हैं। क्या इनके पास विजन है उस समाज को आगे लाके रखने का? और ये टॉप 500 कंपनीज में कितने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी हैं, इसका क्या मतलब बनता है? आपने कितने बिजनेसेस को सपोर्ट किया है अपने गवर्नमेंट में? आप ये बता दो पहले, कितना? पहली बात तो बिजनेस, जब तक इनकी सरकार रही, जब तक कांग्रेस यूपीए रहा, तब तक पहली बात तो बिजनेसेस को कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक है, 91 के बाद एलपीजी पॉलिसीज रिफॉर्म्स आए, उसके बाद इकोनॉमी खुली और इन्वेस्टर्स इंडिया में आए, बड़ा पैसा, कैपिटल भारत में आए, जिससे बिजनेसेस एक्सपैंड हो सके, ग्रो कर सके। उसके बाद भी 91 से लेके 2014 तक, चाहे आप 5-6 साल की वो अटल जी की सरकार मान लीजिए, उसके अलावा बाकी यूपीए की सरकार रही। इन्होंने क्या किया उसमें? क्या बिजनेसेस के लिए इन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे बिजनेसेस ग्रो करें, एक सब्सटेंशियल राइज देखने को मिले, स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करें? इन्होंने ऐसा किया क्या है? ये आज पूछ रहे हैं कि टॉप 500 में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े समाज के लोग हैं। तो वो आएंगे कैसे जब आपने ही इकोसिस्टम बनाकर नहीं दिया आजादी के बाद से? आपने किया क्या है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सिर्फ वोट बैंक बनाने के अलावा? अब ये एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जनता के सामने और उनके ऊपर धूल झोंकना बंद करिए। वोट बैंक की राजनीति के अलावा ये सिर्फ आपके वोट बैंक है, इनको कैसे यूटिलाइज करना है, इनको कैसे यूज करना है इलेक्शन के टाइम पर, बस इसको आपको पता है, इसकी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, किस तरीके से आपको इसे पूरा फ्रेम करना है और इलेक्शन कैंपेन में इसका यूज करना है, इन सारे वर्ड्स का। क्योंकि शब्द हैं आपके लिए ये समाज तो है नहीं, आप क्योंकि इनको समाज तो मानते नहीं। तो मुझे एक एक बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस इस सवाल का जवाब मांग भी कैसे सकती है कि कितने पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी टॉप 500 कंपनीज को रन कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। मतलब इतनी हिम्मत आती कहां से? जो ग्रोथ फेज जो था, जब चाइना ने एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखा, वो जो ग्रोथ फेज चाइना ने जहां से ग्रोथ पकड़ी, तब कांग्रेस ही थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बट लार्जली कांग्रेस ने ही रूल किया है इंडिया पे। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे पिछले 60-65 सालों से? एनीवे, ये आपके जाति के ऊपर, और जाति के अलावा आपको पॉलिटिक्स करनी आती भी नहीं है। हम समाज को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, पर आप समाज को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, आज वही एक ब्राउन इंडियन करना चाह रहा है, डिवाइड एंड रूल। दिस इज व्हाट कांग्रेस इज ट्राइंग टू डू इन द सोसाइटी, इन आवर कंट्री। डिवाइड एंड रूल ये कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके जो पार्टीज हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, सहयोगी दल। इसके बाद आप उनको देख लीजिए, इन्हीं के साथ जो लगातार दो लड़कों का भी चल रहा है, वो तेजस्वी यादव, 9th फेल नेता। एक तो ये, पहली बात तो ये एटलीस्ट
12th पास तो होने चाहिए ये नेता, पहली बात तो ये, एटलीस्ट इतना तो हम मुझे प्रावधान रखना ही चाहिए। मुझे लगता है कि इतना प्रावधान तो रख ही दो आप। ये 9वीं फेल नेता, इनको पता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई होती क्या है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, इनकी सरकार बनती है आरजेडी और कांग्रेस की, तो हम 85% रिजर्वेशन कर देंगे। 50% कैप जो अभी है उसको हटाकर 85% रिजर्वेशन। मतलब अब 100 में से 85 सीटें रिजर्व सीट्स हैं, बाकी 15 सीट्स में जनरल कैटेगरी वाले लड़ मर सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब देख लो आप क्या देखना चाह रहे हो। और रिजर्वेशन से अगर आगे जाना होता समाज को तो अब तक चला गया होता, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। 75 साल अगर पूरे नहीं पड़े तो ये पूरे पड़ेंगे भी नहीं। पर सही मायने में आपने समाज को भी आगे ले जाने का सोचा नहीं। और जो समाज सच में आगे जाना चाहता है, जो पढ़ लिख के देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए आपने अब यह प्रावधान ला रहे हैं, आप 85% रिजर्वेशन कर देंगे। तो जो जो भी पढ़ाकू बच्चे हैं, जो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो मूव आउट कर जाएंगे बिहार से। पहले जंगल राज के चलते बिजनेसेस मूव आउट कर गए, अब आपकी इन बेफालतू की बेहुदा पॉलिसीज के चलते स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे उनके पास, क्योंकि अब ऑप्शंस नहीं है। वो सरकारी नौकरी अगर लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते, क्योंकि 15 सीटें, 100 में से 15 सीटें अगर जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आई थिंक वो पर्याप्त नहीं है। अब जो 85, प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशन अब जो है एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। जैसे फ्रीबीज, राइट? तो दिल्ली में पहले केजरीवाल जी थे, तो वो फ्रीबीज से ही इलेक्शन जीते थे। उन्होंने पंजाब का इलेक्शन भी वैसे ही जीता, फ्रीबीज के चलते। तो अब ये रिजर्वेशन को भी ऐसे फ्रीबीज ट्रीट कर रहे हैं और उसको पुश करके 50% कैप को पुश करके अब ये ले जाएंगे, इनको जितना ले जाना है। और वो 90% तो वो तो कह ही रहे हैं राहुल गांधी की, 90% तो आपका कितना पार्टिसिपेशन है बिजनेसेस में। तो भाई आप क्या बोल रहे हो? मतलब एक अगर कोई अपर कास्ट से आता है, मान लीजिए कोई, आई थिंक अंबानी आर अपर कास्ट, अडानी इज अपर कास्ट, तो अगर ये अपर कास्ट है तो इनको ऐसा क्या बेनिफिट मिल जाएगा जब ये वीसी के पास जाएंगे, प्राइवेट इक्विटी के पास जाएंगे, ये फंडिंग लेने जाएंगे, या फिर कोई भी एक नया बिजनेसमैन चालू करता है, अपना बिजनेस स्टार्टअप चालू करता है, बूटस्ट्रैप करता है, वो फिर उसके बाद फंडिंग लेने जाता है, तो एक अपर कास्ट को ऐसा क्या बेनिफिट मिल जाएगा, एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा जब वो वीसी के पास जाएगा, या फिर किसी लोअर कास्ट को ऐसा क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा या उसे मिलना चाहिए जब वो किसी फंडिंग इंस्टीट्यूट के पास जाता है या फिर किसी भी वीसी के पास जाता है। आई मीन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, राइट? ये और आज का समय तो गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी सारी हैं, फंडिंग तो हर जगह से मिल रही है। और इवन अगर अभी जो भारत में भी एक शो चालू हुआ है, शार्क टैंक चालू हुआ है, उसमें भी आपने कई सारे बिजनेसेस को देखा होगा। वहां पर आते हैं आपके बिजनेसेस आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं जिनको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, फंडिंग मिली हुई है। तो इसमें ये एंगल जोड़ना कि कितनी जाति उसमें टॉप 500 बिजनेसेस में, इट डजंट सिंपली मेक सेंस। तो ये क्या चूरन पकड़ा रहे हैं जनता को, और ये जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पे। जाति को पकड़ाए पकड़ाए बिहार को 100 साल पीछे खींच दिया। आज भी बिहार सबसे बीमारू राज्यों में से एक है। जो बीमारू हुआ करते थे एक समय पर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब आगे निकल गए, सब आगे निकल गए, सिर्फ बिहार को छोड़कर। और बिहार क्यों पीछे रह गया? ये लालू यादव की राजनीति, ये घटिया राजनीति की वजह से, और इसका समर्थन तो कांग्रेस देती ही। तो बिहार विकास ना करे, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस का और आरजेडी का रहा है। और मुझे लगता है जो बिहार के लोग इसे देखेंगे उन्हें पता होगा। उन्हें तो लालू यादव तो कहते भी हैं कि आप क्या करिएगा सड़क का, सड़क तो बाबू साहब के लिए बनती है। तो इस तरीके की जो मानसिकता रखेंगे और जो
आम जनमानस के लिए जो काम नहीं करना चाहते, वो बिहार के लिए और क्या ही करके देंगे आपको, जब उनके जहन में ही नहीं है जो उस तरीके से आपको वो बताते हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके बाद आप समझ लीजिए कि ये जो 85% का जो रिजर्वेशन लेकर आए हैं, ये एक जो प्रावधान लेकर आए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 85% रिजर्वेशन देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो सवर्ण स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये उनको उनको एकेडमिकली उनको मार देना, ये इसमें अंडरलाइन जो आपको फैक्टर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मौत है, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें जो भी ये दे रहे हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि एक और इनकी रैली हुई थी जिसमें ये कुछ गांधी जी से रिलेटेड बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने कई बार गांधी जी को कॉल किया, 15 साल तक गांधी जी जेल में रहे पर कभी झुके नहीं गांधी जी, ऐसा कुछ तो कह रहे थे ये अपने मन से बना बना कर। तो आप समझिए कि गांधी जी 15 साल तक तो जेल में रहे नहीं कभी। 1917 से लेकर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जब वो भारत आए थे 1915 से 1917 से लेकर 1942 तक लगभग वो 13 से 14 बार जेल गए, और जो टोटल ड्यूरेशन रही है वो लगभग 2300 डेज के अराउंड रही है। कुछ लोग 2338 बताते हैं, तो आप 10 प्लस माइनस कर लीजिए, तो ये लगभग 6.5 साल बनता है। 15 साल का फिगर कहाँ से लेकर आए राहुल गांधी? अब ये उनको अपने स्क्रिप्ट राइटर से पूछना पड़ेगा जहां से स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं। और ये टेलीफोन का क्या है, ये कौन सा फोन कॉल नहीं उठाते थे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अब मतलब अब मुझे सच में लग रहा है कि राहुल गांधी इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू सम मेंटल इलनेस, और उसका इलाज होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके के ये पहले भूमिका बांधते हैं चीजों की, उसके बाद जो वो निकल कर आती हैं वो अकल्पनीय है। पहले ये कह रहे थे कि वोट बैंक, पहले ये कह रहे थे ईसीआई पर एटम बम फोड़ेंगे, वोट चोरी निकल कर आई। उसके बाद कुछ समय बीता और जिस जहां से डेटा लिया था संजय कुमार ने, वो डेटा ही कह दिया, वो डेटा ही गलत है। तो ये था इनका एटम बम, जो कि सुतली बम के बराबर भी डिस्ट्रक्टिव नहीं था। अब ये हाइड्रोजन बम का भी झांसा दे रहे हैं कि अब हाइड्रोजन बम फूटेगा वाराणसी के ऊपर। इस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वाराणसी के ऊपर होगा शायद। तो क्या होगा वाराणसी के ऊपर, ये बता देंगे कि किस तरीके से वो कॉरिडोर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर चौड़ा गया, वो चौड़ा किया गया, कुछ तोड़े गए जो घर थे सामने। और शायद गुजराती जो कॉन्ट्रैक्टर से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो अब इनको प्रॉब्लम ये है कि एक स्टेट का बिजनेसमैन दूसरे स्टेट में बिजनेस ना करे, और एक स्टेट का बिजनेसमैन सिर्फ वहीं रह जाए। इनको स्पेशली गुजरातियों से कुछ ज्यादा ही समस्या है। और यहां पर एक ये भी बात है कि इनकी जो एडवाइजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके विरोधी पार्टी के लिए। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के फोन कॉल नहीं उठाए। अरे उस जमाने में सेलफोन्स होते थे। मतलब क्या सोच के क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये, क्या भाषण दे रहे हैं ये, इनको खुद नहीं पता। ये खुद कहीं ना कहीं किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जनता को इतना ज्यादा मूर्ख समझते हैं कि जनता भेद नहीं कर पाएगी क्या सच है क्या झूठ है। इवन दो सब कुछ इंटरनेट पर आज अवेलेबल है, सिर्फ एक सर्च की जरूरत है, आप सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद इस तरीके के भ्रम फैलाना समाज में, लोगों के बीच, आपकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी लोगों के बीच में? क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? क्या ट्रस्ट करेंगे जो मतदाता आपको मतदान देने की सोच रहे हैं? आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है संसद में, आप एज एन एलओपी बैठते हैं, बट अब देखकर इस तरीके की जो भी आप भाषणबाजी करते हैं भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जब आप भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के ही संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने भी ये बॉडीज हैं उनके खिलाफ आपके बयान निकलते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भारत को क्षतिग्रस्त करने की एक
सोची समझी साजिश है। एक दिस इज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक, वी कांट रियली से दिस माइट नॉट बी हिज इंटेंशन, और किसी और इंटेंशन से उन्होंने ये चीज बोली होगी। इट्स क्लियरली एविडेंट राइट इन फ्रंट ऑफ आईज। और आप समझिए इस रैली के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो थर्ड टर्म लगातार जीतकर आए हैं, उन प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्हीं के कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे हैं स्टेज में। आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्पेसिफिकली कांग्रेस के ही फ्लैग्स आपको दिख रहे थे पूरे मंच पर। तो राहुल गांधी जैसे ही जाते हैं वो गाली गलौज शुरू हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना ये गाली गलौज हुआ होगा उस मंच पर, क्योंकि आप समझिए राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। आप समझिए एक मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ। अभी अभी कुछ महीने अभी महीने भर पहले की बात होगी, ये जब वोट चोरी का एटम बम फोड़ने गए थे कर्नाटका में, तो इन्हीं के कर्नाटका गवर्नमेंट के एक कॉर्पोरेशन मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, के एन राजन्ना करके, वरिष्ठ नेता, 74 साल की उम्र है उनकी, वरिष्ठ नेता, इनसे कहीं गुना ज्यादा जो एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति में। उन्होंने कहा कि 24 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, बीएलओज जो थे, जो बीएलएस थे, वो सब आप ही के गवर्नमेंट के अंडर थे। बीएलओज ही ये वोटर आईडी कार्ड को इशू करते हैं, बीएलएस को पहले से ही लिस्ट दे दी जाती है, सारा कुछ आपको पहले से पता होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं, कितने फर्जी वोटर, ये सब आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास पहले सब कुछ अवेलेबल था, सारी पार्टीज को मिल जाता है इलेक्शन के काफी समय पहले ही। और उसके जब लिस्ट मिलती है तो 45 डेज के अंडर आप अपील कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, बट आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये उन्होंने राहुल गांधी के बारे में उन्होंने मीडिया में बात रखी, और उसके बाद के एन राजन्ना को सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट देने पर जब के एन राजन्ना जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, तो जो ये कार्यकर्ता थे, आम कार्यकर्ता थे, मैं किसी की पदवी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर आम कार्यकर्ता थे, इन्होंने बिना राहुल गांधी की शह के ये जो अभद्र टिप्पणी की भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी के ऊपर, वो संभव नहीं है कि उनकी शह के बिना ये कर पाते। तो राहुल गांधी का डेफिनेटली इसमें रोल रहा है, ये तो फॉर श्योर है। मतलब बट ऑब्वियस है कि राहुल गांधी के परमिशन के बिना, उनके कहे बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये इस तरीके की तुच्छ और घिनौनी घृणित राजनीति पर उतर आए हैं कि अब ये भारत के प्रधानमंत्री के स्वर्गवासी माता के ऊपर गाली गलौज करेंगे, जिनका ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब, ना पॉलिटिक्स से मतलब, एक आम साधारण से भारतीय के रूप में उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए और भारत के लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाई, वोट दिया। बस उनकी गलती इतनी ही थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री की मां थी, दैट्स इट। और इसका इसका उन्हें अंजाम उनके मरणोपरांत देखने को मिल रहा है कि शरीर त्यागने के बाद भी उनको गालियां दी जा रही हैं, जस्ट बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी। तो आप देख लीजिए, अब ये जो रैलीज जिस तरीके से उन्होंने की हैं, एक रैली में जो बाइक लेकर निकले थे, बाइक चोरी कर ली है, बाइक्स ही नहीं मिल रही हैं, बाइक्स उठाई और शहर के अलग अलग कोनों में छोड़ दी, अभी एक बाइक फिर भी मिसिंग है। कितने ही सारे लोग निकल कर आए हैं जहां पर ये पेड लोग हैं, इनको पैसे दिए हैं कांग्रेस ने, वो साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हर बार जब भी आता है, कुछ भी आता है, तो वो बताते हैं कि राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, उनकी चमचागिरी के लिए रखे हुए हैं वो लोग, हर बार मीडिया के सामने वही लोग दिखते हैं। तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जब वोट देगी तो वो आपके ये सोशल मीडिया को देखकर नहीं देगी,
आप में क्या मादा है बिहार की समस्याओं को सुलझाने का, उस पर देगी। और तेजस्वी यादव का तो हिस्ट्री पता है सबको, लालू यादव का हिस्ट्री पता है सबको, और आपका भी इनसे रिश्ते पता है सबको कि क्या नाता है आपका, और किन किन किस किस समय पर आपने इनका साथ दिया है। तो जो रैलीज थी और जो इनको करना था उन्होंने कर दिया। अब बिहार की जनता के ऊपर है कि ये रैलीज को कैसे देखते हैं। जंगल राज क्या वो दोबारा चाहते हैं? क्या वो वापस से बिहार की बर्बादी चाहते हैं, इससे कई गुना ज्यादा तेजी से, जितनी तेजी से इन्होंने जंगल राज में उस जमाने में की थी, क्योंकि उस वक्त तो लालू यादव थे और इस वक्त तेजस्वी यादव है। इस वक्त बर्बादी भी उतनी ही तेजी से होगी जितनी 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 धीमे बिहार का विकास होता है, जस्ट ऑपोजिट। तो बिहार की जनता के ऊपर है अब वो किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है और किसको वो अपना मतदान देती है। बट इन रैलीज से एक बात तो क्लियर है, ये जो दो लड़के हैं, ये भारत के संविधान की शपथ लेकर भारत के लोगों को सर्व करने की इनमें क्षमता नहीं है। भारत के समाज को, भारत के उस पिछड़े समाज को जिसकी ये कस्में खाते हैं, जिसके लिए ये आवाज उठाते हैं, उसके उत्थान की इनमें तो क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर होती तो पिछले 70 सालों में कर चुके होते। जय हिंद, जय भारत।